मानवः सहोदरा सर्वे न मानव पतितो भवेत्। मानव रक्षा मम दीक्षा, मम मंत्र समानता। सभी मानव सगे हैं, रक्त संबंधी हैं। मानवः सहोदरा मतलब एक ही उदर से पैदा हुए हैं। मानवः सहोदरा सर्वे न मानव पतितो भवेत्। कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है। मानव रक्षा मम दीक्षा, हम सबकी जो दीक्षा है वो हर व्यक्ति की रक्षा होना चाहिए, मतलब उसका फंडामेंटल राइट को हम सब सेफ करें। और आखिर में ये मंत्र कहता है मम मंत्र समानता। सबके बीच में थोड़ी समानता स्थापित करने की भी कोशिश साथ साथ होनी चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से शुरू। हम आपको बता दें कि 1000 सालों से लगातार अडिग खड़ा हुआ है सोमनाथ। 1000वीं वर्षगांठ है सोमनाथ की। 1000 साल पहले सोमनाथ पर हमला किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। सूर्य यात्रा का करेंगे नेतृत्व। स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता। भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज बैठक में बोले प्रधानमंत्री, वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करने का आह्वान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज भारत क्लाइमेट फोरम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। आईजीएनसीए में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे अपने विचार। जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत कर करेंगे उनका मार्गदर्शन। माहेश्वरी समाज का सबसे बड़ा आयोजन माहेश्वरी अधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो आज से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ग्लोबल एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। एक्सपो की थीम वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका, विजन 2047। और गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक। कहा, मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम पूरी तरह से हुआ ध्वस्त। आतंकरोधी अभियानों को मिशन मॉडल में जारी रखने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल स्थानीय और स्वदेशी सामग्री के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दें। अगले महीने भारत में आयोजित होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए फाउंडेशन मॉडल पिलर के तहत चयनित 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने इस गोलमेज बैठक में भाग लिया, अपने विचार और काम को प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं और कहा साथ में कि देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन दोनों की अपार क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाता हो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुरुवार से शुरू हो गया है, जो ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है। ये पर्व जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। इस आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। इस आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में 3000 ड्रोन शो, लगातार 72 घंटे चलने वाला ओंकार नाद, भव्य शौर्य यात्रा जैसे गतिविधियां, बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। और आप वो खास तस्वीरें देख रहे हैं जो देश का गौरवशाली अतीत, सुखद वर्तमान और उम्मीदों से भरा भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोमनाथ को लेकर जो तस्वीरें साझा की हैं, वो सिर्फ पत्थर और मंदिर की तस्वीरें नहीं हैं, वो भारत की आत्मा की तस्वीरें हैं। सोमनाथ वो मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन भारत की आस्था को कभी नहीं तोड़ा जा सका। और आज जब इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, ये उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जो कहते हैं 1000 साल की गुलामी भी भारत की चेतना को खत्म नहीं कर सकी। लेकिन ध्यान दीजिए, इन तस्वीरों में एक और चेहरा भी है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी जो सत्ता में रहते हुए भी संस्कारों की राजनीति करते थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो उनके पीछे अटल जी की सोच, उनकी विरासत और उनका विजन खड़ा दिखाई देता है। 8 से 11 तक होने वाला ये 4 दिन का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो बाद में पूरे वर्ष भर भारत की इस अदम्य चेतना और भारत की अदम्य जिजीविषा, जिसको दबाने कुचलने के अनेक वर्षों तक प्रयास किए गए, अनेक शताब्दियों तक प्रयास किए गए, भारत के एक बार फिर हर बार टूटने के बाद, हर बार गिरने के बाद पुनः खड़ा होने की जो ताकत है, जो जिजीविषा है, जो शक्ति है, उसका प्रतीक ये सोमनाथ का मंदिर है। और क्योंकि सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण का 1000 साल और साथ ही साथ आजादी के बाद तमाम विरोधों के बावजूद सरदार पटेल साहब के द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराने के संकल्प के सिद्ध होने के 75 वर्ष पूरे हुए, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए इस बात का उत्सव है, इस बात की चेतना को जागृत करने का अवसर है कि अब भारत न कभी गिरेगा, न हम कभी गिरने देंगे, न झुकेगा, न झुकने देंगे। और भारत जो इतने वर्षों तक इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद जो भारतीयत्व बना रहा, भारत की संस्कृति, भारत का सनातन अखंड बना रहा, हम संकल्पबद्ध होकर के उसे और अधिक समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से आगामी 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को सदा लेकर के चलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ में मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि 1000 वर्षों में इस मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन यह हर बार उठ खड़ा हुआ। यह हमारी सभ्यतागत अमरता और कभी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारत माता के करोड़ों संतानों का अजय स्वाभिमान है श्री सोमनाथ महादेव की पावन धरती। वर्ष 1026 से सोमनाथ का विध्वंस करने की कुटिल कोशिशें बार बार हुई, लेकिन ये विध्वंस की नहीं, 1000 साल की अटूट आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी सनातनी शौर्य के 1000 वर्षों का महापर्व है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जिसमें गूंजेगा 72 घंटों का अखंड ओमकार, बहेगी आध्यात्मिक संगीत की रसधार और आकाश में ड्रोन शो के जरिए जीवंत होगी श्री सोमनाथ की आदि अनंत महागाथा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ की सांस्कृतिक गौरव यात्रा के साक्षी बने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अरुणाचल प्रदेश से आए छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। ये छात्र नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से संवाद किया और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण भ्रमण जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति,
परंपराओं और जीवन शैली को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव को मजबूती मिलती है। राष्ट्रपति ने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे भ्रमण युवाओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेंट के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर समूह फोटो भी लिया गया। अब आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आज के कार्यक्रमों के बारे में। उपराष्ट्रपति आज अपने दिन की शुरुआत दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर करेंगे। इसके पश्चात वो शाम को पंजाब के जालंधर जाएंगे। वहां वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 10 बजे भारत क्लाइमेट फोरम 2026 में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस फोरम का आयोजन नई दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति इस दौरान भारत क्लाइमेट फोरम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जाएंगे, जहां वे 3रे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाषा, साहित्य और संस्कृति पर चर्चा होगी और इसका आयोजन वैश्विक हिंदी परिवार, दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। शाम 4:30 बजे उपराष्ट्रपति जालंधर जाएंगे, जहां वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वहां उपस्थित छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। माहेश्वरी समाज का सबसे बड़ा आयोजन माहेश्वरी महाअधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो जोधपुर में आयोजित हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। माहेश्वरी महाअधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो का आयोजन जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। आज से शुरू होकर यह एक्सपो 11 जनवरी तक चलेगा। इस वर्ष एक्सपो का थीम वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका विजन 2047 है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दोपहर लगभग 12:15 बजे इस ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकी ढांचे और आतंकवाद की फंडिंग पर निशाना साधने वाले आतंकवाद रोधी अभियान मिशन मोड में जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश को लेकर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और मिलकर काम करते रहने का निर्देश दिया, ताकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद हासिल फायदे कायम रहें। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा हालात को मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की तारीफ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी ढांचे और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निशाना साधने वाले आतंकवाद विरोधी अभियान मिशन मोड में जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति लाने और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लगातार और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र को कमजोर कर दिया गया है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, व्यापार सुगमता और वाहन नियमों सहित प्रमुख मुद्दों पर रचनात्मक विचार विमर्श किया गया। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटना और स्लीपर बसों को बनाने में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सख्त एक्शन लेने पर काम कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन से वाहन संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में अभी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि देश में प्राइवेट बस वेंडर स्लीपर बसें नहीं बना सकेंगे। रिवाइज बस बॉडी कोड अनुसार अब केवल ऑटोमोबाइल निर्माता ही बसों की बॉडी बनाएंगे। नया निर्णय किया है बस बॉडी कोड, जिसके अनुसार ये सिस्टम जैसे आई तो ये जो 6 बस एक्सीडेंट में 3 महीने में 145 डेथ हुई है। पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी और मन चाहे मर्सिडीज का डुप्लीकेट लोगो लगा दिया अभी राजस्थान में। और इतने इसमें वायलेशन है, एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशन है। तो अभी इसके बारे में हमने कानून को सख्त करने के लिए रिवाइज बस बॉडी कोड 1 सितंबर 2025 को लागू किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में और आप जैसे बसेस देखो वैसी दिखेगी। और अब ये बॉडी बिल्डिंग वालों को स्टॉप कर दिया है। अब ये काम जो है, ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ओईएम्स, वही अपनी बस बॉडी बनाएगा। और अगर जो कोई प्राइवेटली कोई बनाएंगे तो हमारी एक कमेटी होगी, भारत सरकार का अधिकार होगा, और उसमें कितनी मशीन्स है, कितने प्रकार के, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स पक्के होंगे। हमारी एक्सपर्ट कमेटी होंगी, जाकर वो फैक्ट्री चेक करेंगे, तभी उनको, जैसे कोई है 2-3 कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में जो ऐसे स्टैंडर्ड के कोई होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को खोलना होगा तो प्रोफेशनली उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके फिर वो ये सब कर सकेंगे। तो ये हमने इसमें लाया है। रिवाइज बस कोड 1 सितंबर से लागू हो गया है। इसमें नए नियम लागू होने के बाद कुछ समस्या सामने आई है कि नए नियमों के पहले मैनुअल बस बॉडी बिल्डर जो थे उनके द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो अब रद्द हो गया है। नए नियमों के बाद अब बस मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग एजेंसी में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो रजिस्टर होगा। फिर भी नए नियमों के बाद कुछ दिक्कतें अगर सामने आई तो 1 सितंबर 2025 के बाद भी देखा गया है कि कुछ बसेस बिना टाइप अप्रूवल से रजिस्टर हुई है। और ये जो गंभीर काम हुआ है, ये जो परिवहन विभाग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के हमने प्रोविजन भी की है। और कुछ केसेस के बारे में तो हम सीबीआई तक इंक्वायरी करने तक उसको रिकमेंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, इतने लोग जल के मर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महत्वपूर्ण मुलाकात कर रही हैं। इस कड़ी में कल उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में हिंदू मक्कल काची के संस्थापक अर्जुन संपत और उनकी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की।
इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की निदेशक डॉक्टर आर कविता राव के साथ बजट से पहले बातचीत की। साथ ही वित्त मंत्री ने जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्र से भी मुलाकात की। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर जारी है। कोहरे के कारण कई राज्यों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में आई भारी गिरावट के कारण श्रीनगर सहित कई स्थानों पर इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। भीषण ठंड के कारण प्रसिद्ध डल झील समेत कई जलाशय के किनारे जम गए हैं। लद्दाख इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक द्रास में 24.7 डिग्री सेल्सियस -24.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई उड़ान और रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित हुआ है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भयंकर ठंड का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। भुवनेश्वर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो 3 जनवरी 1952 को दर्ज किए गए रात के न्यूनतम तापमान के बराबर था। और फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं 2001 की तस्वीरें, जब ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ये कार्यक्रम उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में संपन्न हुआ था। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। 1026 में सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किया गया था, लेकिन अंदाज नहीं था वो दर्द कितना गहरा होगा कि यह तीर्थ स्थान जो खंडित, भस्मीभूत और पराजित है, हमारे अपमान और लापरवाही का स्मारक बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर के भीतर भारत की आत्मा भी सम्मिलित है। सोमनाथ का मंदिर पुराण काल से भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक रहा है। यह भूमि 12 ज्योतिर्लिंग दादा सोमनाथ की एक तीर्थ भूमि के रूप में प्रचलित पवित्र भूमि है। सोमनाथ मंदिर राष्ट्र के स्वाभिमान को जागरूक करने वाली भव्य कृति है। यह सोमनाथ हमारे सांस्कृतिक संघर्ष का एक केंद्र बिंदु रहा। हमारे समग्र राष्ट्र के जो मानबिंदु थे, उन पर परदेशी सत्ता ने कुठाराघात करके उन्हें ध्वस्त किया। ऐसे मानबिंदुओं को पुनः निर्माण से ही राष्ट्र और संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित होती है। लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य सोमनाथ का पुनः निर्माण है। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को सोमनाथ के रूप में सांस्कृतिक चेतना का जो मंदिर दिया है, उसके लिए न सिर्फ गुजरात, पूरा देश गौरव अनुभव करता है। आज हम संकल्प करें कि सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण होना ही चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। सोमनाथ को धर्म, संस्कृति और संस्कार और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करना मेरा प्रमुख कर्तव्य है। मैं उन वीरों को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने सदियों तक सोमनाथ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को बलि चढ़ा दिया। जय जय